हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ISFR 2021 की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, दैट इज़ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसमें अभी तक हम लोग 3 लेक्चर या 3 चैप्टर्स जो है वो देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी अबाउट द इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेक्चर जो था वो फॉरेस्ट कवर को लेकर बात कर रहा था, और तीसरा लेक्चर जो था वो हम लोगों ने बात किया था उसमें अबाउट द मैनग्रोव कवर। और आज जो चौथा लेक्चर रहने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व्स एंड द टाइगर कॉरिडोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझनी है। सबसे पहले बात हो रही है टाइगर कॉरिडोर को लेकर या टाइगर रिजर्व्स को लेकर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द टाइगर, दैट इज द रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, इज वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक कार्निवोरस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कैरिस्मेटिक कार्निवोरस का मतलब है, कार्निवोरस तो आप सभी लोगों को पता है, जो कि आपका नॉन वेज खाता है, ठीक है ना, फ्लैश वगैरह पे जो सर्वाइव करता है, दैट इज कार्निवोर्स। एंड कैरिस्मेटिक का मतलब होता है कि चार्मिंग, मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल लुकिंग, जिसको बोल सकते हैं ब्यूटीफुल लुकिंग कार्निवोरस है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स में ये क्या करता है, इनहेबिट करता है, यानी कि रहता है। हाई माउंटेन्स में ये पाया जा सकता है, मैनग्रोव स्वैम्स में पाया जा सकता है, ग्रासलैंड्स में पाया जा सकता है, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी ये पाया जा सकता है। यानी कि इसकी जो हैबिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वाइड है। इसके बाद अगर हम बात करें, it is considered as an umbrella species whose conservation indirectly protects many other species at the ecosystem and landscape level। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, इसको एक अम्ब्रेला स्पीशी कंसिडर किया जाता है, जिसके कंजर्वेशन जो है वो डायरेक्टली बहुत सारे स्पीशीज को और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आप लोगों को फूड चेन, फूड वेब का जो कंसेप्ट है वो पता है, उसके हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड। ठीक है, आज की डेट में IUCN का जो इसका स्टेटस है, दैट इज योर एंडेंजर्ड। और यहाँ पर मैंने उसी की जो फिगर है वो दिखाई है आप लोगों को। आप लोग जाके IUCN रेड लिस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, इट इज़ नॉट टाइगर ओनली बट इट इज़ अ रॉयल बंगाल टाइगर। उसका जो पूरा नाम है दैट इज़ अ रॉयल बंगाल टाइगर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, 1973 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था इंडिया का नेशनल एनिमल। और इंडिया में जो टाइगर की संख्या है वो पूरे के पूरे विश्व में जितने टाइगर हैं उनके 70% इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लगभग आप बात करें तो 3890 के आसपास, 4000 के आसपास रफ एस्टिमेट आप मान सकते हैं ग्राउंड फिगर में। और उसके बाद जो है वो रशिया में, और तीसरे नंबर पर आ जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया जो है वो एक WWF जो है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका एक एग्रीमेंट या एक प्रोग्राम है दैट इज़ TX2। उसमें इंडिया एक पार्टी है, जो एक ग्लोबल कमिटमेंट है किसके लिए, कि वर्ल्ड के जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनकी संख्या को क्या करना है, डबल करना है, दुगना करना है। कब तक, 2022 तक। और ये कहाँ कहाँ पर चलता है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, यानी कि ऐसे 13 कंट्रीज जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। उसमें से इंडिया तो है ही, क्योंकि मैंने को बताया इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। देन वी हैव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देख लीजिए, नेपाल आ गया आपका, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है। उसके बाद आप एशिया में ऊपर चले जाइए, यू हैव रशिया, यू हैव चाइना। और साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस आप देख लीजिए, इसमें मलेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओडी, PDR, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो ये कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो यहाँ पर है ही है, रशिया, चाइना भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिगर दिखाना मेरा यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है देखने में, लेकिन जब सामने आ जाए तो फिर ब्यूटीफुल नहीं लगता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक और स्पीशीज़ की, विच इज़ एन एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोपर्सिका। ये भी इक्वली कैरिस्मेटिक कार्निवोर है इंडिया, जिसका नेचुरल और कल्चरल वैल्यूज़ इसके भी काफ़ी ज़्यादा है। और पहले तो ये जो था इंडिया में काफ़ी जगह पे पाया जाता था। ठीक है, पहले ये वाइडली स्प्रेड था इंडिया में, लेकिन अब जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का जो गिर वाला एरिया है, सिर्फ वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, एशियाटिक लायन कहाँ से रिलेट करेंगे आप, गुजरात के गिर एरिया से या गिर
फॉरेस्ट से, ठीक है। ये भी जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है IUCN का, अगर आप डेटा देखेंगे तो वही फिगर यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है IUCN की रेड लिस्ट में, जाके आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आपको ये दिखाई देगा क्या, एंडेंजर्ड, ठीक है। ये इस तरीके का दिखाई देता है, ये भी देखने में सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि ऐसे फोटो में ही जब तक ये रहे तो सही है, अगर अदरवाइज अगर इतना बड़ा लायन या इतना बड़ा टाइगर अगर हमारे सामने आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर स्थिति क्या होगी, है ना। जो चेहरे पे हंसी आप अभी मेरे देख रहे हैं, वो स्माइल देख रहे हैं, वो उस समय नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ऐसे सामने से बैठ के घूर रहा होगा तो पॉसिबल नहीं है कि फिर हम इस तरीके से स्माइल कर सकते हैं, आप भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। चलिए आगे बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की। तो टाइगर हमने देख लिया क्या है, और टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 2006 में इसको अमेंड किया गया है। ये प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ एन एरिया एज अ टाइगर रिजर्व फॉर द इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में आई होप आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एनवायरनमेंट में पढ़ा है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब जहां पर है वहीं पर कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको कहीं और जगह से, एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसको, इस टाइगर को उठाकर आप किसी जू में ले जाते हैं, ठीक है ना, आपने जू में भी देखे होंगे टाइगर्स होते हैं, तो जू में जो टाइगर का कंजर्वेशन है दैट इज नॉट एन इन सिटू कंजर्वेशन, दैट इज एक्स सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन इसका किया जा रहा है, ऑन साइट कंजर्वेशन है, उसके लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो दो सवाल आप लोगों के लिए यहाँ से, या दो स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि टाइगर रिजर्व इज अ फॉर्म ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, और दूसरा जो है टाइगर रिजर्व्स आपके बने हैं इस एक्ट से, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसको 2006 में अमेंड भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स में क्या होता है। सबसे पहले तो एक कोर एरिया होता है, जैसे आप लोगों को अगर नेशनल पार्क वगैरह के बारे में अगर आइडिया है तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है कि बीच में एक कोर एरिया होता है विच इज केप्ट एज इन्वॉल्यूट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। इन्वॉल्यूट का मतलब है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन वगैरह नहीं होता है, काफी स्ट्रिक्ट एरिया होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइगर के कंजर्वेशन के लिए उस एरिया को रखा जाता है। और उसका एक पेरिफेरल एरिया होता है, एक आउटर एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर एरिया, ठीक है। बफर एरिया पे काफी मल्टीपल यूज के लिए उस एरिया को यूज किया जाता है, ठीक है। वहां पर कंजर्वेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ अदर प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो भी वहां पर की जा सकती हैं, ठीक है। अब मैंने इसी को आपको फिगर के हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। ये बीच का जो आप डार्क ग्रीन में एरिया देख सकते हैं दैट इज कोर एरिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज जो है वो नहीं दिख रही हैं। और उसके बाद फिर ये जो लाइट कलर का एरिया है दिस इज योर बफर एरिया, ठीक है ना। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कोर एरिया, बफर एरिया, और बफर एरिया में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो हो सकती हैं। तो कोर एरिया में एक्टिविटीज नहीं होंगी, बफर एरिया में एक्टिविटीज जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की, तो टाइगर्स आर फाउंड इन डिफरेंट इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स, अलग अलग इकोलॉजिकल लैंडस्केप्स में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिमालय में भी पाए जाएंगे, मैनग्रोव में पाए जा रहे हैं, डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट, हर प्रकार के उसमें पाए जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व जो है वो 18 स्टेट्स में है इंडिया के, और 5 लैंडस्केप्स में है, और इनका जो एरिया है वो अराउंड इतना है, ठीक है, 73,972.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है टोटल टाइगर रिजर्व्स की बात करें। और जो लेटेस्ट इसमें एक एडिशन हुआ है वो आपके राजस्थान के ही बूंदी डिस्ट्रिक्ट में एक लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, दैट इज योर 5 जुलाई 2021 को। उसका नाम जरूर याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, दैट इज RVTR। ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन द बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, लेटेस्ट और 52nd ओवरऑल देश का ये 52वां टाइगर रिजर्व है और लेटेस्ट है, ठीक है। अब टाइगर सेंसस 2018 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो करेंटली टाइगर पॉपुलेशन विद इन द टाइगर रिजर्व्स इज 1923, अराउंड 3890 के आसपास, 3890 के आसपास टोटल टाइगर्स हैं, जिसमें से लगभग 1923 टाइगर जो 65% बैठते हैं टोटल टाइगर पॉपुलेशन के, वो कहाँ पर हैं, टाइगर रिजर्व्स के अंदर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी एक फिगर दिखाई है। अब आई होप मतलब कितना आप लोगों को ये नाम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि फिगर थोड़ा सा छोटी है, मतलब फिगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें डेटा दिया हुआ है, तो ये नाम आई होप कि आप लोगों को दिख रहे हो, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी वहाँ पर ये पूरी फिगर आपको दी जाएगी, और वहाँ से आपको ये सारे के सारे नाम जो है दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट इस फिगर में ये है कि आपको सारे के सारे नाम के साथ साथ कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैप में वो दी गई है,
और वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कभी कभार आप लोगों से मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह तो पूछे जाते ही हैं, कभी कभार हो सकता है कि टाइगर रिजर्व भी पूछे जाएं कि कौन सा टाइगर रिजर्व को किस स्टेट के साथ है मैच करना, तो वो आप लोगों को ये जो है पता होना चाहिए। अगर अभी आपको यहाँ पर ये फिगर दिख रही है, इसमें नाम समझ में आ रहे हैं, नंबर समझ में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो भी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। जब इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी तो वहाँ पर आप ये सारे नाम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है, अब सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, वो दो राज्यों में है। एक है आपका मध्य प्रदेश, दैट इज़ MP, और दूसरा है महाराष्ट्र, जहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व ईच है। इन दोनों राज्यों में 6 टाइगर रिजर्व हैं। अब यहाँ से जो आगे को हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ डेटा है, ठीक है, मतलब स्टेटिस्टिकल डेटा है इस तरीके का कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है याद ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है हमारा वो नागार्जुन श्रीसाइलम है आंध्र प्रदेश में, जिसका एरिया लगभग 3296 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और ये जो है लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक एग्जाम में पूछा भी गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व को लेकर। तो 32,096 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है देश का। और दूसरा जो है दैट इज़ आसाम। आसाम आपको पता होगा, मानस इन आसाम, ये आपका लगभग 2837 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये आपका लगभग 2800 के आसपास आप इसको मान सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया। ठीक है, और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ओरांग इन आसाम। आसाम के ओरांग में जो टाइगर रिजर्व है दैट इज 492 स्क्वायर किलोमीटर, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका नागार्जुन श्रीसाइलम है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मानस इन आसाम, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा इंद्रावती इन छत्तीसगढ़, और सबसे छोटा जो है दैट इज आसाम के ओरांग में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर फाउंड इन। अब सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड का जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, लगभग 231। उसके बाद नागरहोल एंड बांदीपुर, ठीक है, नागरहोल और बांदीपुर है। और उसके बाद कुछ भी टाइगर जो कहीं पर भी जो मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी टाइगर नहीं पाए जाते, नो टाइगर्स आर फाउंड इन दाम्पा, बुक्सा एंड पलामाऊ टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, अब इनके स्टेट्स जो है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो पीछे मैंने आपको फिगर जो दिखाया है उसमें सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और इनके जो स्टेट्स हैं वो आपको बताइए। ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला जो है उत्तराखंड में है, और बाकी जो है वो कहाँ पर है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दैट इज नागरहोल, बांदीपुर, दाम्पा, बुक्सा एंड पलामाऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइगर डेंसिटी यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया है तो सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पर है, वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर संख्या की अगर हम बात करें तो 231 टाइगर भी कॉर्बेट में ही है, और डेंसिटी की बात करें पर 100 स्क्वायर किलोमीटर तो वो भी आपका सबसे ज़्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है, दैट इज़ 14। यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, कॉर्बेट में ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा दैट इज काजीरंगा। सबके आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना, काजीरंगा। तीसरे नंबर पे तो वही है, दैट इज नागरहोल। और उसके बाद आपका जो सबसे कम है, सबसे लोएस्ट टाइगर इज डेंसिटी है, वो आपकी अमराबाद में है, और फॉलोड बाय योर संजय डुबरी एंड योर कलाकड़ मुडुनथुरई। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, मुडुनथुरई, कलाकड़ मुडुनथुरई। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम है। अब यहाँ पर सबसे लोएस्ट है तो इनको तो हटा ही दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी टाइगर नहीं पाए जा रहे हैं, नो टाइगर्स आर फाउंड, तो यहाँ पर डेंसिटी आएगी नहीं। लोएस्ट जो है वो उससे ऊपर वाले लिए होंगे जहाँ पर कुछ टाइगर तो एटलीस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स की, कि टाइगर रिजर्व्स में जो फॉरेस्ट कवर है उसकी क्या स्थिति है। 2021 असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जिसमें टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स में फॉरेस्ट असेसमेंट किया गया है। इसका डेटा पीरियड था 2018 से 2019, इस समय इसका डेटा लिया गया था। और इसको जो है तीनों कैनोपी डेंसिटी जो होती है हमारी, जो फॉरेस्ट की तीनों क्लासिफिकेशंस होती हैं, यानी कि ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर लिया गया है। ठीक है ना, ओपन फॉरेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, 10 से 40%, मॉडरेटली डेंस में कितनी होती है 40 से 70%, और वेरी डेंस में कितनी होती है 70% या उससे ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पर लिया गया है। और साथ ही साथ स्क्रब मैंने आपको बताया कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि स्क्रब में जो आपके कैनोपी डेंसिटी है, ट्री कैनोपी डेंसिटी, वो 10% या उससे कम होती है,
और हमने बताया कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होने के लिए दो कंडीशन है। पहली ये कि ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रब जो है वहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे कम होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर जो है वो मतलब फॉरेस्ट कवर जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, मतलब वहाँ पर ये देखा गया है कि क्या स्थिति है टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया कितना है टाइगर रिजर्व्स के अंदर। ठीक है ना, ये सारा का सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स की, तो वही जो डेटा वहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया गया है वो यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में लिखा है कि टाइगर रिजर्व जो है वह अप्रॉक्सीमेटली इतना एरिया कवर करते हैं। ठीक है, जो कि देश के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र का 2.27%, 2.27% है। करंट असेसमेंट ये बताता है कि जो फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व में है वो लगभग इतना है 55,666 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 55,666, जो कि देश का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है उसका लगभग 7.8% के आसपास है। ठीक है, यानी कि देश का जितना टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें से 7.8% फॉरेस्ट कवर कहाँ है, टाइगर रिजर्व्स के अंदर। ठीक है, और 74.51% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व, यानी कि जितने भी पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व्स का टोटल एरिया है उसमें से 74.5% के आसपास क्या है, दैट इज योर फॉरेस्ट कवर। और ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट कवर का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम ट्री कैनोपी डेंसिटी की, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो लगभग 16,444 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अराउंड 22%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो अराउंड 26,856 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, विच इज अराउंड 36% के आसपास रफली। और ओपन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो 66.55% या फिर 12,365, 12,365 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बैठता है। स्क्रब की अगर हम लोग बात कर लें तो वो लगभग 1340 स्क्वायर किलोमीटर आप बोल सकते हैं, या फिर 1.79% टाइगर रिजर्व्स का एरिया जो है वो स्क्रब में आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे, फॉरेस्ट कवर की ही बात को कंटिन्यू करेंगे। जो नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, एडजेसेंट टू दी अमराबाद टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना, इसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ही नहीं है, क्योंकि इसका एरिया तो सबसे ज़्यादा है ही है, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व तो ये है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यहीं पर है। और इसके बाद बात करें तो उड़ीसा का जो सिमलीपाल है वहाँ पर है, और उसके बाद इंद्रावती का छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती है वहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर। और ये तो मतलब पूरे के पूरे फॉरेस्ट कवर के एरिया की बात हो गई। अगर हम परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व को लेकर बात करें कि किस टाइगर रिजर्व का सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर में है, तो वो आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पाके। ठीक है, और वैसे भी आपको याद होगा जब हम फॉरेस्ट कवर वाले चैप्टर की बात कर रहे थे, चैप्टर 2 में, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज अगर हम देखें फॉरेस्ट में तो सबसे ज़्यादा था इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है कि अरुणाचल प्रदेश का पाके जो है वहाँ का पूरे एरिया का लगभग 96.83% फॉरेस्ट कवर है, मतलब पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट का जो टाइगर रिजर्व है उसका 96.83% क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश का अचानक मार आ जाता है 95.63% के साथ, तीसरे नंबर पर उड़ीसा का सिमलीपाल आ जाता है 94.17% के साथ, चौथे नंबर पर आपका काली आ जाता है कर्नाटक का, और पांचवें नंबर पर आपका डांपा आ जाता है मिजोरम का 92.05% के साथ। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व कहाँ का है, उड़ीसा का है। हाईएस्ट एरिया अंडर वीडीएफ यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर है, सिमलीपाल में है। 47.04% है उसके टोटल फॉरेस्ट कवर का। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो वीडीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट की। मैक्सिमम एरिया अंडर एमडीएफ जो है, दैट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की हम बात करें तो वो नागार्जुन सागर श्रीसाइलम में ही है, जो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें वो जबकि 65% के आसपास है। ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, अमराबाद में। ठीक है, जो कि अमराबाद बेसिकली इसी के पास में ही है। ठीक है, 53% के आसपास जो इसका एरिया है वो ओपन फॉरेस्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डिकेडल चेंज की, कि पिछले दशक में यानी कि 2011 से 2021 में क्या चेंज आया है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज़ किया है। देखिए यहाँ पर भी डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि फिर से एक अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है 22.62 स्क्वायर किलोमीटर का। 20 टाइगर रिजर्व जो है
वहां पर एक ओवरऑल गेन हुआ है, क्योंकि टोटल 52 टाइगर रिजर्व हमारे पास है, तो 20 में लगभग थोड़ा सा गेन हुआ है, और बाकी जो 32 टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें क्या हुआ है, ओवरऑल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो लॉस है, 22.62 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस है। 30 जो 52 आपके टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से 20 में थोड़ा सा एरिया, फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, फॉरेस्ट कवर बड़ा है, लेकिन जो बाकी 32 टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर कम हुआ है, और ओवरऑल जो है ये डिक्रीज है। इस बीच को ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को। इसके बाद आगे बात करें तो टाइगर रिजर्व शोइंग सिग्निफिकेंट गेन, जहां पर सबसे ज्यादा गेन हुआ है, क्योंकि कुछ तो गेन भी हुआ है, वो एक तो आपका आ जाएगा दैट इज बुक्सा टाइगर रिजर्व, दूसरे नंबर पर आपका फॉलोड बाय अन्नामलाई, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ का इंद्रावती। ठीक है, बाकी जो जो नाम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जिसके स्टेट्स मेंशन नहीं है, प्लीज स्टेट नोट डाउन करते रहिएगा, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम लॉस जो देखने को मिला है वो एक तो आपका कंवल है, ठीक है, उसके बाद भद्रा है, और तीसरे नंबर पर आपका सुंदरबंस है। सुंदरबंस में भी आपका फॉरेस्ट कवर जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेटलैंड्स की बात कर लें टाइगर रिजर्व्स के अंतर्गत, तो लगभग 5,821 वेटलैंड जो है, जो कि लगभग 5,38,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 5,38,000 हेक्टेयर, या आप कह सकते हैं कि 5,382 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, जो कि टोटल एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व, जितने भी हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं उसका लगभग 7% जो है वो क्या है, 7.2% क्या है, दैट इज वेटलैंड्स। ठीक है, सुंदरबन का जो टाइगर रिजर्व है हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड। ये तो ऑब्वियस सी बात भी है, क्योंकि हमने मैनग्रोव में ही बात करी थी कि सुंदरबन इज द लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैनग्रोव्स इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसीलिए सुंदरबन का लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड्स है, जो कि 96.76% है। मतलब जो पूरा का पूरा ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है उसका 96.76% क्या है, दैट इज वेटलैंड। ठीक है, और ये ऑब्वियस बात भी है। और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है 461। कान्हा किस स्टेट में है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, और जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कहां पर है, या लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड जो है वो सुंदरबन में है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स, यानी कि टाइगर रिजर्व्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे टाइगर कॉरिडोर्स की। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ टाइगर कॉरिडोर, कि टाइगर कॉरिडोर होता क्या है। टाइगर कॉरिडोर एक ऐसा एरिया है जो एक टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। ठीक है, कंस्टिट्यूट एरियाज लिंकिंग वन टाइगर रिजर्व विद अनदर। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो टाइगर का मूवमेंट है, या जो उसके शिकार है, प्रे का मूवमेंट है, और बाकी वाइल्ड लाइफ जिसके ऊपर टाइगर डिपेंड रहता है, उन सब का जो मूवमेंट का एक एरिया है दैट इज नोन एज अ टाइगर कॉरिडोर। दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टाइगर सोर्स पॉपुलेशंस। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉरिडोर्स, अगर कॉरिडोर्स नहीं होंगे तो होगा क्या कि जो टाइगर के हैबिटेट्स हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए एक टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पर है और दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, अगर इनके बीच में कोई कॉरिडोर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों के दोनों अपने आप में हैबिटेट क्या होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, मेकिंग द टाइगर्स वल्नरेबल टू इनब्रीडिंग एंड लोकल एक्सटिंक्शन। तो लोकली ये टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दीज एरियाज में नॉट बी डाइवर्टेड फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल यूज। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइगर कॉरिडोर का जो एरिया है वो एंथ्रोपोलॉजिकल यूज मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं, इतना आसान नहीं है कि टाइगर कॉरिडोर वगैरह में आप कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर लें। और उसके लिए भी आपको जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो NTCA है दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी भी एडवाइस इसमें लगेगी, तब जाके आप टाइगर कॉरिडोर के एरिया को किसी भी एंथ्रोपोलॉजिकल यूज़ के लिए या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट कवर अगर हम बात करते हैं टाइगर कॉरिडोर्स में, तो टाइगर कॉरिडोर्स का जो एरिया है, जो डेटा है वो यहाँ पर आपके सामने है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात यहाँ पर की गई है, लगभग 11,572 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो टाइगर कॉरिडोर्स में है। ठीक है, मतलब उसमें फॉरेस्टेड एरिया है, वो फॉरेस्ट कवर है वहाँ पर टोटल में, यानी कि टोटल का आप कह सकते हैं लगभग 81%। ठीक है, तो टाइगर कॉरिडोर्स
ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वो लगभग इतना है 14,289, 14,289 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देश का जोग्राफिकल एरिया का, पूरे के पूरे जोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 0.43% है। और टाइगर कॉरिडोर के अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया दैट इज 11,575, जो कि उसका सिर्फ 1.62% है देश के टोटल फॉरेस्ट कवर का। जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, 11,575, ये सिर्फ और सिर्फ 1.62% ही है। ठीक है, अब कैनोपी डेंसिटी क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखी जाएगी कि वीडीएफ में कितना है, लगभग 20% के आसपास है। मॉडरेटली डेंस जो है वो 42% के आसपास है और ओपन फॉरेस्ट जो है वो 18% के आसपास है। अब सवाल आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि इतने सारे वैल्यूज, इतने सारे डेटा और इतने सारे परसेंटेज, और वो भी इतने डेसिमल के बाद, इनको कैसे याद रखें। देखिए, सारे डेटा याद नहीं रखना है। कैसे याद रखना है कि अगर आप टाइगर कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, देन वी हैव एन सबसे ज़्यादा मॉडरेटली डेंस है, सेकंड नंबर पर आपका वेरी डेंस आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका ओपन फॉरेस्ट आ जाएगा। बस इतना अगर आप लोग ध्यान रख पाएँ तो काफ़ी है। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर्स चल रहे थे उनमें भी ये बताया था कि सिर्फ आपको जो ट्रेंड है, जो सीक्वेंस है, उसको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली ये 20.36% है, ये 42.51% है, ये 18.14% है, ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, ये याद होंगी भी नहीं और याद रखनी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी आपसे इस तरीके का डेटा जो है वो पूछा नहीं जाएगा। आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रख सकते हैं या फिर सिर्फ जो सीक्वेंस है, जो उसका एक ट्रेंड चल रहा है, उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स की ही। तो एक टाइगर कॉरिडोर है आपका कान्हा टू नवेगांव, नगजीरा एंड ताडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, जो आपके एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से गुजरता है। वहां पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, उस पूरे के पूरे टाइगर कॉरिडोर का लगभग 86% के आसपास आप कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो मध्य प्रदेश का ही एक और है, दैट इज पेंच सतपुड़ा मेलघाट, एमपी और महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर में फॉरेस्ट कवर है विच इज़ 83.21%। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है सिमलीपाल सतकोसिया। सिमलीपाल सतकोसिया आपका उड़ीसा में है, जिसका 83% के आसपास जो एरिया है वो टाइगर कॉरिडोर का जो 83% एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर ये तो एरिया के हिसाब से हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द टाइगर कॉरिडोर, कि किस टाइगर कॉरिडोर का कितना ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है, तो सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 यहाँ पर आपको बताए गए हैं, सबसे पहला इसमें बन जाता है केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसका लगभग 97% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है नागरहोल, बांदीपुर, मुडुमुलाई, वायनाड इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अगले नंबर पर आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पर, दैट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क और भद्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कॉरिडोर है उसका 93% के आसपास है, कर्नाटक में। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अंशी दंदेली शारावती वैली कॉरिडोर, कर्नाटक में। और पांचवें नंबर पर आएगा नागरहोल, पुष्पागिरी एंड ताल कावेरी कॉरिडोर, जिसका 92% के आसपास फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज़ जो है, ये आपको मैं फिर वही कहूँगा, जो ट्रेंड है वो आपको याद रखना है। बट ये वैल्यूज़ अगर नहीं भी याद होती है कि 97% है कि 94% है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जो यही वाला है कान्हा टू नवेगांव, नगजीरा, ताडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर, यहाँ पर हाईएस्ट एरिया है वीडीएफ में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर भी है और सबसे ज़्यादा वीडीएफ के अंतर्गत जो एरिया है वो भी यहीं पर है। ठीक है, और एमडीएफ के अंतर्गत जो एरिया है, दैट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर, वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। ओपन फॉरेस्ट के अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, दैट इज पेंच सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर, जिसका 32% एरिया जो है वो ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, और हाईएस्ट एरिया अंडर स्क्रब की अगर मैं बात कर लूँ तो देख लीजिए कहाँ पर आ गए हम लोग, राजस्थान की तरफ, रणथंबोर, कूनो, शिवपुरी, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, राजस्थान की तरफ आ गए। तो राजस्थान में ऑब्वियस ही बात है, सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, पानी कम है वहाँ पर, पता है हमें। तो वहाँ पर स्क्रब की जो तादाद है, जो संख्या है स्क्रब, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर में जो डिकेडल चेंज हुआ है उसकी बात करें,
हमारे पास टोटल 32 टाइगर कॉरिडोर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 52 टाइगर रिजर्व्स हैं और 32 टाइगर कॉरिडोर्स हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही कम बड़ा है, माइन्यूट सा बड़ा है। टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, टाइगर रिजर्व में कम हुआ है, लेकिन टाइगर कॉरिडोर्स में फॉरेस्ट कवर जो है वो माइन्यूट सा थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर हुआ है वो इन 32 में से 18 टाइगर कॉरिडोर्स में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और 14 में जो है वो इंक्रीज हुआ है, और ओवरऑल इसमें क्या है, इंक्रीज है। ठीक है, जो मैक्सिमम गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो आपको दिया गया है वहां पर। कुद्रेमुख नेशनल पार्क और भद्रा वैली जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाला जो टाइगर कॉरिडोर है यहाँ पर बड़ा है मैक्सिमम। और दूसरे नंबर पर ये वही है नागार्जुन सागर, श्री साइलम, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, ये जो टाइगर कॉरिडोर है ये। और तीसरे नंबर पर ये है दैट इज बुक्सा एंड जालदापाड़ा। तो इन 3 जगह में जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। जो मैक्सिमम लॉस की अगर हम बात कर लें तो वो आपका उत्तराखंड और यूपी का जो एक है दैट इज योर कॉर्बेट दुधवा। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक कॉरिडोर है, वहां पर सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, लगभग 21 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, फॉलोड बाय पेंच सतपुड़ा मेलघाट दूसरे नंबर पर यह है जहां पर 19 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास डिक्रीज हुआ है। और चौथा है आपका राजाजी कॉर्बेट, ये भी उत्तराखंड में ही है, राजाजी और कॉर्बेट दोनों, यहां पर भी जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कवर एनालिसिस इन नागार्जुन सागर, श्री साइलम, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर की। अब इसकी हम लोग स्पेसिफिक बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक बात करेंगे। यहाँ पर आपको फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश की है, नागार्जुन सागर जो है वो ये है, और ये जो श्री साइलम वाला, ये वाला है वेंकटेश्वर वाला है वो ये है, और इनके बीच का जो आपको ये एक एरिया दिख रहा है दिस इज योर टाइगर कॉरिडोर। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो आपको बीच की एक लाइन दिख रही है, एक नैरो सी लाइन दिख रही है, दैट इज योर टाइगर कॉरिडोर। ठीक है ना, ये 2 टाइगर रिजर्व है, उनके बीच का जो कॉरिडोर है दैट इज योर टाइगर कॉरिडोर। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका कुछ एरिया अलग अलग है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ये टाइगर कॉरिडोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं थोड़ा सा, कि नागार्जुन सागर श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो टाइगर कॉरिडोर है वो आपके इन दोनों टाइगर रिजर्व को जोड़ता है, ये तो आपको बता ही दिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे जो बात लिखी गई है वो ये है कि लेटेस्ट असेसमेंट के हिसाब से टाइगर कॉरिडोर में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, लगभग 574 या 575 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जिसमें से वीडीएफ जो है वो सिर्फ 11 स्क्वायर किलोमीटर है, एमडीएफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 422 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और ओएफ जो है वो 140 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब ये अलग से दिया हुआ था उस रिपोर्ट में, इसलिए मैंने इसको अलग से इंक्लूड किया है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या हमें 32 के 32 जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं क्या उनको लेकर इस तरीके से डिटेल में पढ़ना है कि वो किस किस को कनेक्ट करते हैं, और उसमें जो फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट है कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वीडीएफ कितना है, एमडीएफ कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, तो मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि ये रिपोर्ट में दिया गया था, अदरवाइज इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद अगर हम डिकेडल फॉरेस्ट कवर एनालिसिस की बात करते हैं जो 2011 और 2021 के बीच में हुआ है, तो 2011 में यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर था वो लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था, और थोड़ा सा ये बढ़ के 2021 में 574 के आसपास हो गया है। 23 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें चेंज आया है, प्लस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, विच इज़ 4.34%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इकोनॉमिक इवेल्युएशन दिया गया था टाइगर रिजर्व्स का, कि टाइगर रिजर्व ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू जो निकाली जाती है किसी भी टाइगर रिजर्व की, वो इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर निर्भर करती है। वन इज़ योर डायरेक्ट, वन इज़ इनडायरेक्ट, एंड थर्ड वन इज़ योर ऑप्शन वैल्यूज़। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए, डायरेक्ट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि दीज कैन बी एसोसिएटेड विद गुड्स हैविंग मार्केट वैल्यू। ऐसे गुड्स से इनको एसोसिएट करेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू है, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल, फिश एक्सेट्रा। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट वैल्यूज़ की अगर हम बात कर लें, जो इकोलॉजिकल सर्विसेज जो लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि वाटर शेड प्रोटेक्शन है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये चीज़ें हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ी हैं कि एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पर भी कुछ देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं ऑप्शन वैल्यूज़ की। तो ऑप्शन वैल्यूज़ ये है कि पोटेंशियल फ्यूचर एबिलिटी है उसकी, यानी कि वो ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर वैल्यू रखी जा रही है जिनका अभी तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल में फ्यूचर एबिलिटी है कि पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर यूज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल है तो उसका यूज़ आगे जाके हो सकता है।
इसके बाद एक टर्म इस रिपोर्ट में दिया गया था, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट वर्ड्स सुन के कुछ लोगों को इकोनॉमी याद आ जाती है, ठीक है ना, या मल्टीप्लायर वर्ड सुन के मनी मल्टीप्लायर याद आने लग जाता है जिसको CRR से रिलेट करते हैं। तो ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समथिंग इज डिफरेंट। ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि हम मैनेजमेंट करने के लिए कितना पैसा या कितनी कॉस्ट हम दे रहे हैं और बदले में हमें कितना उससे रिटर्न मिल रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये जो आप रिटर्न देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI एक वैल्यू बोला जाता है। इकोनॉमी के जो जानकार हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, ROI एक वैल्यू होती है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। ये उस तरीके का टर्म है कि कितनी हम मैनेजमेंट कॉस्ट हम लगा रहे हैं और उससे कितना हमें फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये टाइगर कॉरिडोर्स के केस में या टाइगर रिजर्व्स के केस में ये वैल्यू यहाँ पर, मतलब ये टर्म जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम फॉरेस्ट कवर असेसमेंट कर लेते हैं लायन हैबिटेट एरिया का। मैंने आपको लायन की बात शुरू में बताई तो थी, लेकिन लायन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन जो है वो रिपोर्ट में दिया भी नहीं गया है, सिर्फ इतना सा ही डिस्कशन दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया कि लायन जो है वो बेसिकली सिर्फ एक ही एरिया में पाए जाते हैं, गुजरात का जो गिर वाला एरिया है वहाँ पर। गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात कर लें तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 2011 और 2021 का असेसमेंट इसमें किया है और दोनों का कंपैरिजन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से ये है कि फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये कहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है? आप यहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट कवर में जो चेंज हुआ है, चेंज इन द फॉरेस्ट कवर, देखिए यहाँ पर भी वैल्यू माइनस में है और यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो माइनस में है। यानी कि फॉरेस्ट कवर जो है वो 2021 में 2011 के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हुआ है, कम हुआ है। अब ये क्यों कम हुआ है उसका रीजन भी इन्होंने इस रिपोर्ट में दिया है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि हैबिटेट इंप्रूवमेंट मेजर्स कुछ लिए गए हैं पिछले एक दशक में। जैसे कि एक स्पीशीज है, एक प्लांट स्पीशीज होती है दैट इज नोन एज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये एक प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको साइड की कहीं की एक इन्वेजिव स्पीसीज है, तो इसको रिमूव किया गया है। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज के अपने नुकसान हैं, वो एंडेमिक प्लांट जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए उसको रिमूव किया गया। अब उसको रिमूव किया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा कम हो गया। एक तो ये रीजन इन्होंने बताया है, और दूसरा इन्होंने ये रीजन बताया है कि कैनोपी मैनिपुलेशन किया गया है कहीं पर कुछ एरियाज में, ताकि वो जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट था उसमें कुछ ओपनिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, मतलब कुछ रास्ते वगैरह बनाए गए हैं MDF और VDF के एरियाज में, तो वहां पर इसलिए थोड़ा सा क्या हुआ है, ओपनिंग्स बनाई गई है, तो उसकी वजह से ही फॉरेस्ट कवर कम हो गया। मतलब ये इन्होंने ये बताया है कि ये चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में थी और हमने खुद जानबूझकर इसको कम किया है। हमने एक तो जो ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम की एक इन्वेजिव स्पीसीज है इसको रिमूव किया है, और साथ ही साथ जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और VDF हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट है उनके एरियाज में से हमने क्या किया है, कुछ ओपनिंग्स क्रिएट की है, तो उसकी वजह से ये फॉरेस्ट कवर कम हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद वेटलैंड्स की अगर हम बात कर लेते हैं गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, तो वेटलैंड्स की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि कुछ तो यहाँ पर इनलैंड वेटलैंड्स है, मैनमेड जो है इनलैंड मतलब जिसके चारों तरफ लैंड है, कुछ कोस्टल वेटलैंड्स भी हैं। कोस्टल वेटलैंड्स तो खैर मतलब दिया गया है, लेकिन हालांकि वैल्यूज तो जीरो है दोनों में। ठीक है, तो टोटल वेटलैंड्स की अगर हम बात कर ले तो इनलैंड में आपके कुछ मैनमेड है, कुछ नेचुरल है, तो 2 और 3 को यहाँ से मिला के बन जाता है 5। टोटल वेटलैंड जो है वो 5 है गिर नेशनल पार्क में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो 10 और 4 दैट इज 10 और 6। ठीक है, ये 4 तो बेसिकली वो है जो 2.25 हेक्टेयर से छोटे हैं। 10 और 6 16, 10 और 16 मिला के बन जाएगा 26। ठीक है, और टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया में से जो वेटलैंड है वो यहाँ पर 2.38% है और यहाँ पर 1.49% के आसपास है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो ओवरऑल जो है वो फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज हुआ है। ये मैंने आपको बताया था, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें ओवरऑल 22.62 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पिछले एक दशक की बात ये की जा रही है। इसके बाद 52 टाइगर रिजर्व में से 20 में तो इंक्रीज हुआ है, ये मैंने आपको बताया। 32 में कम हुआ है, 32 में डिक्रीज हुआ है, 20 में इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज जो है वो सबसे कम इंक्रीज हुआ है आपके जो अरुणाचल प्रदेश का पाके टाइगर रिजर्व है वहाँ पर, दैट इज़ 1.28 स्क्वायर किलोमीटर। और जो बुक्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ 238.8 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और 32 में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है। सबसे कम डिक्रीज जो है हमारा 0.06 स्क्वायर किलोमीटर का वो हुआ है असम के ओरांग में, क्योंकि अपने आप में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है। और एक हुआ है कवल में, दैट इज़ 118.97। सबसे ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पर हुआ है ना, और सबसे कम डिक्रीज जो है वो असम के ओरांग में हुआ है।
और अगर हम लायन हैबिटेट की बात कर लें तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है, 33.43 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में लास्ट 10 सालों में। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डिकेडल चेंज का डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप कि आपको जो टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में, उसके जो फॉरेस्ट कवर के बारे में डेटा यहाँ पर बताया गया, जो वैल्यू बताई गई है, वो थोड़ा बहुत ध्यान रहेंगी। तो इस पार्ट में हम लोग जो है इसको इतना ही रखेंगे, और अगला पार्ट जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन चैप्टर 5 फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आप हमसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, हमारे सारे के सारे जो बाकी चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो सब कुछ मिल जाएंगी। और सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स जो है वो मिस ना हो। तो अगला पार्ट हमारा जो रहेगा दैट विल बी ऑन चैप्टर 5, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना जो प्यार है, अपना जो सपोर्ट है वो हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।